प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए कंप्लीट दोस्तों आपके सामने पूरा आपका मॉडल पेपर आ चुका है। मतलब जिस जो दोस्तों आपका पेपर परीक्षा में बनेगा उस टाइप से कंप्लीट दोस्तों, जिसमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी दोस्तों, ठीक है, उसके बाद सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर है, गणित है, सामयिक घटना है, कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने रहेगा। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों। ये क्लास जो रहने वाली है वो सिलेक्शन वाली क्लास रहने वाली है, ठीक है ना। एकदम सरल तरीके से आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, तो ध्यान से इस क्लास को पूरा जरूर देखें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करें कि आपको इस क्लास देखने के बाद में कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो आप, ठीक है। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, सभी को राम राम, सभी के राम राम स्वीकार है। फटाफट तरीके से सभी क्या करें दोस्तों, हमारे साथ में लाइव जुड़ जाएंगे। राम राम जी, राम राम, गुड इवनिंग दोस्तों। आपको पता है हमारी क्लास प्रतिदिन दोस्तों है ना, शाम को 9 बजे लाइव क्लास आती है, तो 9 बजे ही आपको हमारे साथ लाइव जुड़ जाना है। तो चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास का शुभारंभ करेंगे, ठीक है। कंप्लीट मॉडल पेपर है तो ध्यान से देख लेना। पहले अपन दोस्तों हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले अपन क्या पढ़ने वाले, हिंदी पढ़ेंगे, फिर राजस्थान जीके, फिर पॉलिटी, फिर साइंस और फिर कंप्यूटर। तो आपको पता है हिंदी से आपके परीक्षा में 20 प्रश्न आएंगे। हिंदी से कितने प्रश्न आने वाले हैं, 20 प्रश्न है वो आपके हिंदी से आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी से कैसे प्रश्न आएंगे। पहले क्लास का पहला ही सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। यहां पर आपको क्या करना है, तथैव शब्द का संधि विच्छेद करना है। फटाफट कमेंट करें सभी विद्यार्थी। कनिका सोलंकी है, यहाँ पर नेहा जी हैं, पुष्पा जी पोनिया, देव शर्मा, सरवन तरक, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सभी का नमस्कार, सभी को राधे राधे दोस्तों। क्लास का पहला ही प्रश्न पूछा है, तथैव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो तथैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, तथा धन एव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तथा धन एव, क्या हो जाएगा, तथैव हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, यहाँ पर पहला ही प्रश्न का दोस्तों आपने उत्तर सही बता दिया है, वेरी गुड, ठीक है ना। ये उत्तर आप सबका सही है। दूसरा प्रश्न आपके सामने क्या पूछा देखते हैं, उपसर्ग व शब्दांश है। अगर बात करें उपसर्ग के बारे में दोस्तों, तो उपसर्ग है ना किसी शब्द के बारे में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, या शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। फटाफट कमेंट करेंगे उपसर्ग जो होता है वो शब्द में कहां पर जुड़ता है, फटाफट कमेंट करो भाई। तो देखो प्रत्यय की बात करें दोस्तों, तो प्रत्यय शब्द के आगे जुड़ता, बिल्कुल पीछे जुड़ता है। ये अपना क्या है दोस्तों, ये है प्रत्यय, ठीक है। तो प्रत्यय अपन को पता है, प्रत्यय है वो शब्द के हमेशा पीछे जुड़ता है और उपसर्ग शब्द के हमेशा दोस्तों आगे जुड़ता है। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा कि उपसर्ग व शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, ठीक है। जो भी विद्यार्थी सही कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। लक्की मीणा, मिस प्रजापति, राहुल पूनिया है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, यहां पर आपको बताना है कि किस शब्द में आपको बताना किस विकल्प में ये प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। पाणिनीय, विचारीय, या दोस्तों मानवीय या भवदीय। फटाफट कमेंट करेंगे किस विकल्प में यहां पर ये प्रत्यय का प्रयोग है, वो अपन को देखने को नहीं मिला है। बहुत शानदार क्वेश्चन। तो ये प्रत्यय किस में नहीं लगा हुआ है, अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले एग्जाम में, तो यहां पर जो आपका उत्तर दोस्तों सही रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा दोस्तों विचारणीय। विचारणीय शब्द में दोस्तों ये प्रत्यय नहीं है। विचारणीय जो आपका शब्द बना हुआ है ना, विचारणीय शब्द है, इसमें ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। बाकी देखो पाणिनीय में है, मानवीय में है और भवदीय में है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। बहुत बढ़िया, बी से बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से विशेषण से बनी भावार्थ संज्ञा कौन सी है। 100% ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलने वाले हैं, तो फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि निम्न में से भावार्थक से बनी संज्ञा कौन सी है ना। विशेषण से बनी भावार्थ संज्ञा कौन सी है, लड़कपन, दानवता, ममता या नवीनता। बहुत ही गजब का सवाल आपसे पूछा है कि निम्नांकित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है वो कौन सी है। यहाँ पर तो वो आपकी दोस्तों रहेगी, वो है नवीनता। नवीनता शब्द दोस्तों है ना, ये है ना विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा है। तो जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है
डी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर नवीन क्या है दोस्तों, बिल्कुल नवीन है वो दोस्तों विशेषण है। नवीनता से क्या बन गया यहाँ पर आपका भाववाचक संज्ञा बन गई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? फटाफट कमेंट करेंगे, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग हुआ है दोस्तों, मैं अपना काम है ना कर लिया है, यहाँ पर मैंने अपना काम कर लिया है। आप गांव से कब आए, है ना, आप काज महाकाज, वह अपने आप चला जाएगा। तो यहां पर कमेंट करेंगे किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। बहुत ही गजब का सवाल पूछा दोस्तों। मध्यम पुरुष जो आपका सर्वनाम यहां पर दोस्तों है वो है आप गांव से कब आए। कौन सा वाक्य रहेगा दोस्तों, आप गांव से कब आए, ये वाक्य कैसा है, मध्यम पुरुष सर्वनाम का वाक्य है। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है और देख लो सबका उत्तर भी आ रहा है, क्या बात है दोस्तों। एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर कर दें। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों, बिल्कुल एक बार थोड़ा सा अपने पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उस समय में इस क्लास की लिंक भेज दे, ताकि जो भी आपके भाई बहन है वो भी इस क्लास में आ जाए। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, अगणित का तद्भव रूप क्या होगा? यहां पर शब्द है दोस्तों अगणित। अगणित शब्द का क्या करना आपको यहाँ पर तद्भव रूप बताना है। देखिए अनगणित या दोस्तों अनगिनत, अनगिनती या अनुगणित। फटाफट कमेंट करेंगे अगणित शब्द का तद्भव रूप क्या बनेगा। अगणित का क्या बताना आपको यहाँ पर दोस्तों, तद्भव रूप बनाना है, तो यहाँ पर बनेगा अनगिनत। क्या बनेगा दोस्तों, अनगिनत है वो यहाँ पर इसका तद्भव रूप बनेगा। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है ना, जो भी प्यारे साथी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, बताएंगे। देख लो इस टाइप से पेपर आएगा, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से एकदम समझा रहा हूं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए और आपकी तैयारी दोस्तों है ना वो एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। अगला पूछा है, निम्न में से कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? दामोदर, हर, है ना, जनार्दन और चक्रपाणी। बताओ विष्णु का पर्यायवाची है वो यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो वो आपका रहेगा दोस्तों हर। हर दोस्तों है ना, ये विष्णु का पर्यायवाची है वो नहीं होता है। जो भी आप ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है हर बता रहा है, बहुत बढ़िया। अगला है शुष्क का विलोम क्या रहेगा? शुष्क शब्द का विलोम शब्द बताएंगे। विलोम शब्द बताना है आपको यहाँ पर। शुष्क का सूखा, विकीर्ण, गीला या आर्द्र। बताओ शुष्क का विलोम होता है दोस्तों वो अपने होता है आर्द्र। आर्द्र क्या होता है यहाँ पर दोस्तों? शुष्क का विलोम शब्द होता है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखना एग्जाम होने के बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चन दोस्तों हैं वो अपनी क्लास से सीधे कॉपी होते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, जो तीनों कालों को देख सकता हो उसे क्या कहते हैं? यहां पर आपको बताना वाक्यांश के लिए एक शब्द दोस्तों, जो क्या है यहाँ पर, तीनों कालों को देख सकता हो उसे क्या कहा जाता है? देखिए शिव, त्रेता, त्रिकालदर्शी या सर्वज्ञ। बताओ भाई, जो तीनों कालों को देख सकता है उसे दोस्तों कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रिकालदर्शी कहते हैं। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? सब कुछ जानने वाला, तो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। बट त्रिकालदर्शी का मतलब होता है जो तीनों कालों को देख सकता है। अगला पूछा है, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या रहेगा? है ना, माता पिता का जो अपनी संतान के प्रति प्रेम होता है उससे एक वाक्य में अपन क्या कहते हैं? रति कहते हैं, श्रृंगार कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं या करुणा कहते हैं। माता पिता का जो अपने संतान के प्रति दोस्तों प्रेम होता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं वात्सल्य। क्या कहा जाता है दोस्तों? वात्सल्य कहा जाता है। वात्सल्य का मतलब होता है कि माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला पूछा, जिसका कोई शत्रु ना हो, है ना, जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या रहेगा? शत्रुहीन, अजात शत्रु, सर्वप्रिय या शत्रु दमन। बताओ जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसके लिए आपको बताना है कि एक शब्द क्या रहेगा। फटाफट कमेंट करते रहेंगे सभी विद्यार्थी। कितने शानदार क्वेश्चन दोस्तों हैं,
तो जिसका कोई शत्रु न हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। क्या कहते हैं दोस्तों? जिसका कोई शत्रु न हो उसे कहेंगे अजात शत्रु। ठीक है, बिल्कुल। तो जो भी यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बी को सही कर रहा है। बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला पूछा है वह आग जो जंगल में लगती हो, है ना, वह आग जो जंगल में लगती हो उसके अपन क्या कहा जाता है? बड़वग्नि, पंचअग्नि, दावाग्नि या जठराग्नि? फटाफट कमेंट करेंगे। वह आग जो जंगल में लगती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जंगल में लगने वाली जो दोस्तों आग होती है उससे कहते हैं, क्या कहते हैं? दावाग्नि कहते हैं। दावाग्नि कहा जाता है दोस्तों। जंगल में लगने वाली आग को दोस्तों क्या कहते हैं? दावा अग्नि कहा जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, है ना। वह स्त्री दोस्तों जिसने क्या है, हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया हो उसे कहेंगे जननी, माता, जन्मदात्री या प्रसूता? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। बहुत ही गजब के सवाल है सारे के सारे। वह स्त्री जिसने दोस्तों हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों कहते हैं बिल्कुल प्रसूता। क्या कहते हैं? प्रसूता कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा है जिसके कोई संतान ना हो, उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या रहेगा? जिसके कोई संतान नहीं हो दोस्तों, है ना, उसे क्या कहते हैं? निष्प्रय, बाज, कलंकिनी या निसंतान? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। जिसके कोई संतान ना हो उसके वाक्यांश के लिए उसे हम क्या कहेंगे? जिसके कोई संतान न हो उसे दोस्तों वाक्यांश के लिए कहा जाता है निसंतान। क्या कहते हैं? निसंतान कहा जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। साथ साथ में कमेंट करना है और कमेंट के साथ साथ काउंट भी करना है कि इस पूरे मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है ना, कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने है। आपकी परीक्षा में आपके दोस्तों 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ध्यान से देख लो 120 क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप के आएंगे। अगला सवाल दोस्तों हिंदी से पूछा है किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप उपयोग हुआ है? मतलब सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। देखिए, शोरगुल से बच्चा जाग गया, वह बहुत समय से रो रहा है, चीता तेज दौड़ता है, माँ बच्चे को सुलाती है। यहाँ पर कमेंट करना है सकर्मक क्रिया किसमें है दोस्तों। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है वो यहाँ पर दोस्तों रहेगा माँ बच्चे को सुलाती है। ये वाक्य क्या होगा यार दोस्तों? इसमें सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो जो भी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आप सबका बिल्कुल राइट है। बिल्कुल भारी संख्या में आप सबका उत्तर डी आ रहा है। तो इसका मतलब हिंदी आपकी है वो बढ़िया स्ट्रांग है। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अंतिम ऑफर आपके सामने दोस्तों दिया जा रहा है। जिसने भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, अब ये कोर्स मात्र आपको 449 रुपए में मिलने वाला है। तो इसलिए आप प्ले स्टोर से क्या करें दोस्तों, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। इस कोर्स की खास बात दोस्तों ये है कि इसमें दोस्तों आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। अगर आप चाहते हो एक महीने में तैयारी करनी, कैसे करूं, तो कोर्स लेके अगर आप पढ़ते हो बढ़िया तरीके से फुल स्पीड में अगर क्लास देख के पढ़ते हो तो आप रिवीजन भी कर लोगे और आराम से आपका नंबर भी आ जाएगा दोस्तों। मतलब पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, सभी विषयों का समावेश मिलेगा आपको। सफलता के लिए रामबाण दोस्तों, मात्र 449 रुपए दोस्तों। 449 रुपए में आप सिलेक्शन है वो निश्चित कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें दोस्तों, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। अगर आपको पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो नीचे देखो हेल्पलाइन नंबर है, इनसे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, और बोल देना कि मेरे को पेमेंट किसी और नंबर से करना है। बहुत ही शानदार कोर्स है दोस्तों, ये कोर्स बच्चे के पास होना चाहिए, तो आप भी इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। ये स्पेशल ऑफर बहुत कम समय के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, सिर मुड़ते ही ओले पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? यहां पर बताना दोस्तों, मुहावरा दिया हुआ है कि सिर मुड़ते ही ओले पड़ना, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या रहेगा? अचानक बड़ी विपदा आ जाना दोस्तों, उत्सव के माहौल का गम में बदल जाना, है ना, आगे होकर परेशानी मोल लेना, या कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न पड़ना? फटाफट कमेंट करेंगे। सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? सिर मुड़वा दिया और ओले पड़ गए, मतलब क्या हो गया दोस्तों? कार्य आरंभ होने से ही पहले विघ्न पड़ जाना। जैसे ही कार्य आरंभ हो गया तो क्या आ गई? समस्या आ गई दोस्तों। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा कि कार्य आरंभ होते ही
विघन पड़ना ही क्या है दोस्तों कहलाता है कि सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर दोस्तों शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए दोस्तों। तो देखिए शुद्ध वाक्य देखें, अगर बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था, बतखों के झुंड पानी में तैर रहा था, बतखों का झुंड पानी में तैर रहे थे, या बतखों का झुंड पानी में तैरते थे। फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। बहुत बढ़िया, चलिए फटाफट तरीके से कमेंट करो भाई साहब। कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करे। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था। ये बिल्कुल कथन क्या है दोस्तों, यहाँ पर वाक्य एकदम शुद्ध कथन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला है एक ही पत्र जब एक ही साथ कई प्रत्याशियों को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं। एक ही पत्र दोस्तों है जब एक साथ कई प्रत्याशियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ज्ञापन कहते हैं, विज्ञप्ति, परिपत्र या अधिसूचना। एक ही पत्र दोस्तों सभी को भेजा जाता है एक साथ में, उसे कहते हैं बिल्कुल क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे परिपत्र कहा जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तब आपको करना है वहां पर परिपत्र। एक ही पत्र दोस्तों जब एक साथ में कई प्रत्याशियों को भेजा जाएगा उसे परिपत्र कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, रिकॉर्ड का पारिभाषिक शब्द क्या नहीं है। यहाँ पर बताना है दोस्तों, रिकॉर्ड इंग्लिश वर्ड है, इसका आपको बताना है दोस्तों कि हिंदी में बताना है कि इसका पारिभाषिक रूप क्या नहीं बनेगा। सूचित करना, दर्ज करना, कीर्तिमान या अभिलेख। बताओ रिकॉर्ड शब्द का क्या बताना दोस्तों यहाँ पर आपको कि भाई इनमें से कौन सा शब्द है वो रिकॉर्ड का उपयुक्त भावार्थ नहीं है, ठीक है बिल्कुल। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा सूचित करना। रिकॉर्ड में सूचित करना नहीं आता है, दर्ज करना आता है, कीर्तिमान आता है और अभिलेख आता है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है ना। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान और पुनरुत्थान। यहाँ पर बताना है पुनरुत्थान शब्द लिखा जाता है ना वो किस टाइप से लिखा जाता है। तो पुनरुत्थान दोस्तों पुन रू तो आधा और थान, मतलब यहाँ पर आपका उत्तर सी सही है। जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। अब आ चुका आपका राजस्थान जीके, हो जाओ तैयार साथियों। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर कर दे दोस्तों और सीट बेल्ट लगा के बैठ जाओ, क्योंकि अब क्या आ चुका है राजस्थान जी के आ चुका है। हिंदी से 20 क्वेश्चन आएंगे और वो 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। मैं कह रहा हूं जैसा पेपर आएगा वैसा का वैसा पेपर है वो करवाया जा रहा है। इसमें साइंस भी करवाऊंगा मैं आपको, कंप्यूटर भी करवाऊंगा, ताकि कंप्लीट आपको आइडिया लगेगा पेपर किस टाइप से आएगा। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राज्यीय सीमा से नहीं लगती है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, इनमें से कौन सा जिला दोस्तों है ना अंतरराष्ट्रीय सीमा पे नहीं है। गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर। बट जो जोधपुर जिला दोस्तों है ना, जोधपुर है वो पाकिस्तान की सीमा पे नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, जोधपुर जिला पाकिस्तान की सीमा पे नहीं है। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी को कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है ताराभाती के टीले पाए जाते हैं। बहुत ही गजब का सवाल पूछा भाई साहब। आपको बताना राजस्थान में ताराभाती के टीले पाए जाते हैं। ये टीले कहां पर पाए जाते हैं राजस्थान में दोस्तों, ताराभाती के टीले हैं वो कहां पर पाए जाते हैं ये आपको बताना है। फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी कमेंट कर बता देंगे कि राजस्थान में ताराभाती के टीले हैं वो कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, आप सबका उत्तर यहाँ पर आ चुका है। ये पाए जाते हैं मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में। कहां पर मोहनगढ़ व सूरतगढ़ में दोस्तों क्या पाए जाते हैं ताराभाती के टीले पाए जाते हैं। गुंजन मोची, पूजा वर्मा यहाँ पर है, राहुल है, लोकेश गुजर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पिंकू जाट है। तो जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहा है सी सही है। अगला देखिए दोस्तों क्या पूछा है, सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। त्रिवेणी संगम है और नदियां हैं कि भाई किन नदियों का संगम कहां पर होता है। फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। मिलान करने वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन दोस्तों हैं वो मिलान करने वाले आएंगे। तो ध्यान से देख लो और बता दो मेरे को, ध्यान से देख लो बता दो यहाँ पर। चलो
चलिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सबसे पहला है बिगोद। बिगोद दोस्तों है ये बिल्कुल यहाँ पर किसका संगम होता है? बनास, बेड़स और मैनाली का। राजमहल में संगम होता है दोस्तों बनास, डाई और खारी का। रामेश्वर घाट में दोस्तों संगम होता है बनास, चंबल और शीप का। और बेड़ेश्वर में होता है सोम, माई, जैकम का। तो यहाँ पर कोड बनेगा 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो यहां पर जो भी विद्यार्थी 1 2 3 4 कमेंट कर रहा है, 1 2 3 4 सही है, बहुत बढ़िया। अगला पूछा निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी पर बीसलपुर बांध का निर्माण किया गया है? बीसलपुर बांध का निर्माण दोस्तों है वो किस नदी पे किया गया है? राजस्थान में बीसलपुर बांध का निर्माण दोस्तों है वो किस नदी पे किया गया है? तो वो अपने किया गया बनास नदी पे। बीसलपुर बांध है वो बनास नदी पे निर्मित है। अगला प्रश्न पूछा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर व झुंझुनू जिला है बिल्कुल ये किस जलवायु प्रदेश में समाहित है? बताएंगे। बाड़मेर और झुंझुनू दोस्तों है ना वो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किस प्रदेश में आते हैं? बाड़मेर और झालावाड़ या बिल्कुल बाड़मेर और झुंझुनू जिले दोस्तों है ना, बाड़मेर झुंझुनू दोस्तों है ये आते हैं BHW में। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बी सही है। अगला पूछा है मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्पीसॉल्स मृदा पाई जाती है। राजस्थान में आपको बताना है दोस्तों अल्पीसॉल्स मृदा कहां पर पाई जाती है ना? मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्पीसॉल्स मृदा है वो कहां पाई जाती है? एग्जाम में मृदा से 1 या 2% 100% पक्के। मृदा वाला टॉपिक दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से प्रश्न पक्का मिलेगा। तो देखिए अल्पीसॉल्स जो मृदा पाई जाती है ये मृदा दोस्तों अपने पाई जाती है जयपुर, अलवर और कोटा में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति है ना बनाई थी? यहां पर कमेंट करना है राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी है ये कब बनाई गई? 1996, 2010, 2002, 2006। राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी है वो कब बनाई गई थी ये आपसे पूछा है। फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी साथ साथ में। तो इसको 2010 में बनाया गया, ठीक है ना। राजस्थान की पर्यावरण नीति है इसको कब बनाया गया दोस्तों? 2010 में बनाया गया था। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा राष्ट्रीय मरु उद्यान को और किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करेंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान दोस्तों है इसको और किस नाम से जाना जाता है? टाइगर पार्क के नाम से, जीवाश्म पार्क के नाम से, घास क्षेत्र के नाम से या वन्य जीव पार्क के नाम से? राष्ट्रीय मरु उद्यान को और किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। बड़े गजब के सवाल है सारे के सारे, बड़े ही दोस्तों क्या है गजब के सवाल है, बड़े अच्छे क्वेश्चन दोस्तों हैं। हाँ जी, तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं? जीवाश्म पार्क कहा जाता है। अगर आपसे पूछे आंकल गांव कहां पर है दोस्तों? आंकल गांव है वो अपने जैसलमेर में है और यहीं पे क्या है? यहीं पे दोस्तों जीवाश्म पार्क है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बिल्कुल राजस्थान में राष्ट्रीय मरु उद्यान को जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है और राष्ट्रीय मरु उद्यान है दोस्तों वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। कहां फैला हुआ है? जैसलमेर और बाड़मेर में। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। 2010 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया है? मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो यहां पर आएगा बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। यहां पर पाली तब नहीं आएगा, जोधपुर नहीं आएगा और चूरू नहीं आएगा। यहां पर क्या आएगा दोस्तों? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर का क्या है दोस्तों? सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, सबसे कम जैसलमेर का है, कितना है? 17 दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। कोपेन के जलवायु प्रदेश में वर्गीकरण का आधार क्या है? वनस्पति है, वर्षा है, तापमान है या वायुदाब है? आपने बहुत सुना होगा दोस्तों कि कोपेन ने क्या किया है? कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो बताओ इसका आधार उसने क्या माना है? कोपेन के वर्गीकरण का आधार बताना है फटाफट तरीके से। कोपेन के जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार क्या है दोस्तों? तो इसका आधार इसने माना है वो माना है वनस्पति को।
वनस्पति ऑप्शन आपका सही है। जो भी वनस्पति कमेंट कर रहा है वनस्पति ऑप्शन आप सबका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में AVW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बताओ भाई, AVW की जो दोस्तों जलवायु पाई जाती है वो राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? AVW की दोस्तों जलवायु है वो राजस्थान के दक्षिणी और दोस्तों पूर्वी भाग में। कहां पर? दक्षिणी और पूर्वी भाग में AVW की जलवायु पाई जाती है। अगला पूछा है, कोपेन के अनुसार राजस्थान का कौन सा जलवायु प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु दर्शाता है? बताओ भाई, यहां पर कमेंट करना है। कोपेन ने जो दोस्तों वर्गीकरण किया है ना, उसमें से अगर आपको क्या बताना है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु को दर्शाना है तो क्या लिखेंगे? AW लिखा जाएगा, CWG, BHSW या BWHW? बताओ। कोपेन के जलवायु के अनुसार उष्णकटिबंधीय शुष्क, जिसे मरुस्थली कह जाते हैं ना, मरुस्थली जलवायु है, उसे किस नाम से अंकित किया गया है? तो उसे कहा गया है BWHW। क्या कहा गया दोस्तों इन्होंने? BWHW कहा गया है। अगला पूछा है, कौन सा जलवायु सही से मिलान नहीं खा रहा है? EAD जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान, DBW जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थान, DAW जलवायु प्रदेश मध्य राजस्थान, CAW जलवायु प्रदेश दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। इनमें से गलत कौन सा है? इनमें से अगर देखें दोस्तों असममित है वो अपना कौन सा है? पहला ही। जो भी ऑप्शन ए को कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, जो प्रश्न आपका गलत हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगला पूछा है, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम मानसून की अवधि होती है? फटाफट कमेंट करेंगे। दक्षिणी पश्चिम मानसून की अवधि होती है वो कब होती है? जून से अक्टूबर, जून से सितंबर, जुलाई से अक्टूबर या मई से अगस्त? सामान्य राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है वो कितनी होती है या कब से कब तक होती है? तो दक्षिणी पश्चिम मानसून की दोस्तों अवधि होती है वो अपने होती है, बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका बी, है ना, जून से सितंबर के मध्य, जून से लेकर सितंबर के मध्य। अगला पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है ना? तो यहाँ पर कमेंट करना है कि मानसूनी पवनों से, है ना, किस मानसूनी पवनों से दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? चलो बताओ, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वो किन मानसूनी पवनों से होती है दोस्तों? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है वो किन मानसूनी पवनों से होती है? दक्षिणी पश्चिम से होती है। ठीक है ना, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दोस्तों दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। अगला सवाल आपसे पूछा, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क और धूल भरी पवनें चलती है, उन्हें क्या कहते हैं? अगर दोस्तों राजस्थान में बात करें कि कब दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों शुष्क धूल भरी हवा चलती है, उसे कहा जाता है ताकू, फोन, लू या सिरोको? उसे कहते हैं लू दोस्तों। लू क्या होती है? ग्रीष्म काल में चलने वाली शुष्क व धूल भरी हवा, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? लू कहा जाता है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो ऐसे सवालों को। अगला पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है ना? जलवायु को निर्धारित नहीं करने वाला कारक है पवनों की दिशा, समुद्र से दूरी, अक्षांश स्थिति, देशांतरी स्थिति। बताओ, निम्न में से कौन सा एक कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है? जलवायु को निर्धारित कौन नहीं करता है ना? तो वो यहाँ पर दोस्तों आपका उत्तर रहेगा, वो रहेगा देशांतरी स्थिति। इसमें दोस्तों देशांतरी स्थिति होती है ना, इसका कोई रोल नहीं होता है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? मतलब राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दोस्तों है वो किस जिले में होती है? झालावाड़, जयपुर, हनुमानगढ़ या बाड़मेर? राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? फटाफट कमेंट में चेप देंगे दोस्तों। तो वो है झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है झालावाड़ से। अगर पूछे स्थान कौन सा है दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाला, तो सर्वाधिक वर्षा कौन से स्थान से रिकॉर्ड की जाती है? तो वो है माउंट आबू। माउंट आबू से सर्वाधिक क्या है दोस्तों यहाँ पर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। बट यहाँ पर जिले का पूछ लिया है तो जिला क्या कर देंगे अपन? झालावाड़ को सही कर देंगे।
अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, इनमें से कौन ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित कर सकता है? फटाफट कमेंट करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को कौन नियंत्रित कर सकता है? पूरे अपन दोस्तों यहाँ पर 85 क्वेश्चन करने वाले हैं, 85 प्लस क्वेश्चन दोस्तों हैं, तो ध्यान से देख लेना। जिन बच्चों ने 1 से लेकर 85 क्वेश्चन पूरे देख लिए, समझो उसका सिलेक्शन पक्का है। और मैं दोस्तों एग्जाम तक आपको ऐसे डेली क्लास देने वाला हूं। अगर आप डेली देख लोगे ना तो आपके आराम से दोस्तों इस बार गवर्नमेंट जॉब पक्की है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित कौन करता है? निम्न में से कौन, फटाफट कमेंट करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करता है? तो वो दोस्तों होता है जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी सही है। इस उसमें क्या हो सकता है, इससे दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग है ना, यह नियंत्रित हो सकती है। अगला सवाल आपसे पूछा है, जालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड निम्न में से किस दुर्ग में है? कमेंट करेंगे, जालीबाव की बावड़ी और मामादेव का कुंड है वो किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों? जालाबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में है? यहाँ पर लक्की मीणा, लोकेश गुजर, अभिषेक मीणा, देव सिंह है यहाँ पर, रमेश कुमार, हाँ जी, महेंद्र, दिनेश, दिलखुश प्रजापत, जिया शर्मा, रचना जी मीणा, राहुल शर्मा, पुनीता शुक्ला। तो देखो यहाँ पर कोंबलगढ़ दुर्ग में क्या है दोस्तों, जालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड है। कोंबलगढ़ दुर्ग का निर्माण कौन ने करवाया था दोस्तों? कोंबलगढ़ दुर्ग राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और राजस्थान में शानदार वैकेंसी दोस्तों है, राजस्थान हाईकोर्ट प्यून की वैकेंसी। राजस्थान हाईकोर्ट प्यून की वैकेंसी का दोस्तों गीता बैच है वो हमने निकाल दिया है। इसमें आपको हिंदी व्याकरण मिलेगी, अंग्रेजी मिलेगी, संस्कृत बोलियां मिलेगी, मतलब कंप्लीट सिलेबस मात्र आपको यहाँ पर दोस्तों मिलने वाला है, वो मिलेगा 288 में। और ये ऑफर ओनली फॉर आज के लिए दोस्तों है, कल इसकी प्राइस है वो 299 हो जाएगी। जिसने भी इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, डाउनलोड आरपी स्टडीएफ और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करें विद्यार्थियों। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही है दोस्तों तो इस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें, चाहे वो दिक्कत कोई भी हो, कोर्स के संबंधित हो या पेमेंट किसी और से करना या कोर्स कैसे लेते हैं, आप कॉल कर सकते हो। अगर कॉल नहीं उठाते तो आप मैसेज कर देना। ठीक है, बहुत ही शानदार कोर्स है दोस्तों। अगला पूछा दोस्तों, कीराडू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली के संबंधित है? बताओ भाई, कीराडू का जो दोस्तों सोमेश्वर मंदिर है ना, इसकी शैली कौन सी है? आजकल मंदिरों की शैलियों का ट्रेंड चल रहा है ना, आजकल मंदिरों की शैलियां हैं वो बहुत पूछी जाती है। तो फटाफट कमेंट करेंगे, कीराडू सोमेश्वर मंदिर की शैली है वो अपने कौन सी है? तो कीराडू सोमेश्वर मंदिर की शैली है गुर्जर प्रतिहार। जो भी गुर्जर प्रतिहार कमेंट कर रहा है, गुर्जर प्रतिहार सही है। अगला पूछा, राजस्थान के किस जिले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है? बताओ भाई, इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा किस जिले में है? रणथंभौर किले में, जालोर किले में, कुंभलगढ़ में या तारागढ़ में? मलिक शाह का मकबरा है वो किस किले में दोस्तों है? तो वो है जालोर किले में। ठीक है ना, मलिक शाह का मकबरा है वो जालोर किले में दोस्तों है। अगला पूछा है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी, मलिनाथ जी, अड़बू जी या तेजा जी दोस्तों? कामड़िया पंथ की स्थापना करने वाले थे संत रामदेव जी दोस्तों, है ना। रामदेव जी ने क्या किया था दोस्तों? अरे कामड़िया पंथ की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिला है वो क्या करती है दोस्तों? वो तेरे ताड़ी नृत्य करती है। आई बात समझ में? इसलिए कामड़िया पंथ के संस्थापक हैं वो है संत रामदेव जी। अगला बताओ चलो, राजसमंद जिले का मौलला गांव है वो किस लोक कला के लिए विख्यात है? बताओ भाई, मौलला गांव का संबंध दोस्तों है ना वो किस कला से है? मरणमय मूर्तियों से, काष्ठ कला से, वस्त्र छपाई से या हस्त निर्मित कागज से? राजस्थान का यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, मौलला गांव जो कि राजसमंद जिले में है, तो यहाँ पर क्या बनाया जाता है दोस्तों? बिल्कुल मरणमय मूर्ति कला। यह दोस्तों मरणमय मूर्ति कला के लिए बहुत विख्यात है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? राव सुरजन, राव अनिरुद्ध सिंह, राव बुद्ध सिंह या महाराम उमेद सिंह दोस्तों? बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण दोस्तों करवाया था वो किसने करवाया था? वो करवाया था उमेद सिंह ने।
महाराजा उमेद सिंह ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, मतलब वाद्य यंत्र रहित होता है। ये नृत्य वाद्य यंत्र रहित होता है दोस्तों, इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग करते ही नहीं है। गौरी, बम, अग्नि और वालर। देखो अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर वालर ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। वालर नृत्य सिरोही का प्रसिद्ध है। कहाँ का दोस्तों? सिरोही का, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक ग्राह्य कहाँ रहते हैं? सिरोही में रहते हैं। साथ साथ में अगर एक और प्रश्न यहाँ से आपसे पूछ रहे दोस्तों, क्या पूछे? अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम कतरियासर बीकानेर से हुआ है। ठीक है, जसनाथ संप्रदाय के लोग इसे करते हैं। कौन करते हैं? जसनाथ जी संप्रदाय के बिल्कुल जो होते हैं वो करते हैं। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी सही है। अगला पूछा राजस्थान के निम्नलिखित किस शहरों में होली के दौरान रमत का आयोजन होता है? बताओ भाई, होली के दौरान दोस्तों रमत का आयोजन होता है, वो किस जिले में होता है? होली के दौरान दोस्तों रमत का आयोजन होता है बीकानेर में। कहाँ होता है दोस्तों? बीकानेर, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़ला मनाया जाता है। बताओ भाई, गुड़ला त्योहार है वो मारवाड़ में कब मनाते हैं? और अगर आपसे पूछे गुड़ला त्योहार कहाँ का है, तो मारवाड़ का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा दो और बताओ मारवाड़ क्षेत्र का गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। ये चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाते हैं। कब से दोस्तों? चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल अष्टमी तक क्या तृतीया तक क्या मनाते हैं दोस्तों? ये गुड़ला त्योहार है वो मारवाड़ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता द्वारा स्वागत के रिवाज को क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर बताना है कि राजस्थान में वर पक्ष का क्या करते हैं दोस्तों? वर पक्ष का बिल्कुल वधु के पिता है वो स्वागत करते हैं। जब बारात आती है दोस्तों तो वधु के पिता है वो वर पक्ष का स्वागत करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है मधुपर्क। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे मधुपर्क कहा जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा है स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताओ भाई, महिलाओं का एक आभूषण दोस्तों जो कि विशेष आभूषण है बाजूबंद। बाजूबंद दोस्तों जैसे नाम से स्पष्ट है, बाजू है तो हाथ को कहते हैं बाजूबंद, है ना। तो बाजूबंद कहाँ पहनते हैं? हाथ पर पहना जाने वाला आभूषण है वो अपने बाजूबंद होता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, निम्नलिखित में से बिल्कुल एक प्रश्न छूट गया, निम्न में से कौन सा गलत है? हाड़ौती में कोटा आता है, बागड़ी में बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी में जयपुर, मेवाती में उदयपुर। देखो उदयपुर आता है मेवाड़ी में, किस में आता है? मेवाड़ी में आता है। आप कहोगे मेवाती में कौन आता है? मेवाती में आता है अलवर। अलवर भरतपुर है वो मेवाती में आते हैं। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहे, डी सही है। अगला पूछा है निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान बस्तियां का निर्माण ईंटों से प्रयोग में नहीं होता है? यहाँ पर बताना है कि भाई मकान बस्ती बनाने में ईंटों का प्रयोग कहाँ पर नहीं होता है। कहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों? आहाड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बैराट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मकान बनाने में ईंटों का प्रयोग कहाँ पर नहीं हुआ है? चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, फटाफट कमेंट करो दोस्तों। मकान बस्ती बनाने में ईंटों का प्रयोग है वो बिल्कुल किस में नहीं हुआ है? तो वो यहाँ पर रहेगा गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता में दोस्तों ईंटें वगैरह हैं, ये सब नहीं है। ठीक है, अगला पूछा है ग्रीष्ममेल का युद्ध कब लड़ा गया? बहुत ही प्रसिद्ध दोस्तों युद्ध है ग्रीष्ममेल युद्ध। ग्रीष्ममेल का युद्ध लड़ा गया था जनवरी 1544 में। ठीक है ना, जनवरी 1544 में ग्रीष्ममेल युद्ध है वो अपना लड़ा गया था। अगला पूछा है अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों है ना वो सिवाना किले को जीत लेता है ना। अलाउद्दीन खिलजी सिवाना किले को जीतकर उसका नाम क्या रख देता है? खैराबाद रखता है। ठीक है ना, खिजराबाद रखा वो चित्तौड़ का रखा था। ठीक है, बट खैराबाद नाम रखा दोस्तों इसने वो सिवाना किले का रखा था। सिवाना किला कहाँ पर दोस्तों है? ये किला बालोतरा में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था। वीर नारायण ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नाम क्या रखा दोस्तों? खैराबाद इसका नाम कर दिया था। अगला पूछा है निम्न में से एक राज्य रेजिमेंट अधिकारी
है ना, क्रांति के समय के, कौन सही नहीं है? उदयपुर के थे कैप्टन सावर्स, भरतपुर के मेजर एबार्ट, कोटा के मेजर बर्टन और जयपुर के कैप्टन ईडन। इनमें से कमेंट करना है कि कौन सा दोस्तों राज्य और रेजिमेंट अधिकारी है वो गलत है। फटाफट कमेंट करेंगे। तो भरतपुर का दोस्तों यहाँ पर है वो मेजर एवार्ड नहीं था। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी सही है, बाकी वाले सब देख लो, ठीक है ना, राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? 1942 में दोस्तों रघुवर दयाल गोयल ने, है ना, कहां पर प्रजामंडल की स्थापना की थी? भरतपुर का प्रजामंडल, जयपुर, अलवर या बीकानेर? 1942 में दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, वो हुई थी बीकानेर में, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, जोधपुर के दौरान, है ना, जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? बताओ, जोधपुर के कौन से शासक दोस्तों हैं वो जोधपुर को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे? तो वो दोस्तों थे राजा हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह कहते थे दोस्तों कि जोधपुर अपना क्या रहेगा, एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रहेगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की? 1905 में जयपुर में दोस्तों बताना है वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी, वो किसने की थी? तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा अर्जुन लाल सेठी दोस्तों। क्या आंसर आएगा? अर्जुन लाल सेठी ने क्या किया दोस्तों? 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना की। अगला सवाल पूछा है, हस्तशिल्प है और स्थान है ना, बादला कहाँ का है, नमदा कहाँ का है, रजवाई कहाँ का और खेसला कहाँ का प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों अगर बादला की बात करें तो बादला है अपने जोधपुर का, बादला जो लिखो 3। उसके बाद नमदा है वो है टोंक का, नमदा कहाँ का है दोस्तों? नमदा है वो अपने टोंक का है। और पाव रजाई है वो है जयपुर की, कहाँ की है? जयपुर की। खेसला है वो है लेटा का। तो यहाँ पर आपका कोड बनेगा 3412। आपका कोड क्या आ रहा है? 3412 कोड आ रहा है क्या? 3412 कोड बनेगा, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है ना। जो भी 3412 कोड बता रहा है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? मैं बात कर रहा हूं आपके सामने 26 नवंबर 1949 की। इस दिन दोस्तों भारत के संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 282, 284, 286 या 287? आपके एग्जाम में पॉलिटी से इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल पॉलिटी से ऐसे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ध्यान रखना दोस्तों। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा 284, है ना। इस दिन दोस्तों संविधान के 284 सदस्यों ने क्या किया था? संविधान पे हस्ताक्षर किए थे। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं आती है? बताओ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता है वो नहीं आती है दोस्तों? तो देखिए, मत निरपेक्षता, संघीय शासन, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा की समानता। तो यहां पर अगर देखें कि कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा दोस्तों, तो वो रहेगा संघीय शासन दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों संघीय शासन की विशेषता है वो शामिल नहीं है। अगला सवाल पूछा है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? बताओ, भारतीय संविधान के दोस्तों कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा मिलती है? प्रस्तावना मिलती है मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या 10वीं अनुसूची में? फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आप सबका क्या रहेगा यहाँ पर सही रहेगा। पंचायती राज की जो अवधारणा दोस्तों है वो संविधान में किस भाग में मिलती है? तो ये दोस्तों अपन को मिलती है राज्य के दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी आपका सही है। अगला पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति है ना। यहाँ पर बताना है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी सेवानिवृत्ति है वो किस आयु तक हो जाती है? बताओ, जब वो 60 वर्ष का हो जाए, 62 वर्ष का हो जाए, 65 वर्ष या 70+? बताओ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति होती है वो कब हो जाती है? ये आपको बताना है। बढ़िया तरीके से कमेंट करो भाई,
तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों 65 वर्ष। जैसे ही वो 65 वर्ष पार कर देता है उसकी क्या हो जाती है दोस्तों, सेवानिवृत्ति हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर रिटायरमेंट हो जाता है। अगला पूछा है जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करता है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, जिला महिला सहायता समिति होती है ना, इसका अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, जिला एवं सत्र न्यायाधीश या जिला पुलिस अधीक्षक? बहुत गजब के सवाल दोस्तों हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर रहेगा जिला कलेक्टर। क्या उत्तर आएगा यहाँ पर? कलेक्टर ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राज्य सूचना आयोग जो होता है दोस्तों, वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट है वो किसको देता है? राज्यपाल को, राजस्थान के उच्च न्यायालय को, राज्य सरकार को या राज्य विधानमंडल को? राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किससे प्रदान करता है, ये आपको बताना है। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा राज्य सरकार। क्या आंसर रहेगा? राज्य सरकार। राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? राजस्थान के सबसे कम अवधि वाले मुख्यमंत्री कौन थे? सबसे कम अवधि मुख्यमंत्री दोस्तों थे श्री हीरालाल देवपुरा। इनका कार्यकाल क्या रहा है दोस्तों? मुख्यमंत्रियों में सबसे कम रहा है, ठीक है। अगला पूछा है राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा कब किया गया? राजस्थान हाई कोर्ट का जो उद्घाटन किया दोस्तों वो राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा कब किया गया था? बिल्कुल, उच्च न्यायालय का उद्घाटन दोस्तों हुआ था 29 अगस्त 1949 को। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा किया गया था। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला है ऐसी कौन सी धातु है? ये क्वेश्चन आपका साइंस का क्वेश्चन। लो भाई साहब, विज्ञान के क्वेश्चन दोस्तों आने स्टार्ट हो गए, तो फटाफट कमेंट करेंगे कि कौन सी धातु दोस्तों जो ठोस परंतु बिजली का चूसालक होती है? फटाफट कमेंट करेंगे ऐसी कौन सी धातु है, ठोस तो होती है दोस्तों बट बिजली का सुचालक है? तो वो आपके यहाँ पर रहेगी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ठोस होता है दोस्तों बट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अगला पूछा है निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग वाहन के पीछे देखने के लिए किया जाता है? देखो कार, बाइक, कोई भी अगर अपने पास साधन दोस्तों वाहन है ना, तो उसमें क्या होता है, साइड मिरर होता है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, पीछे जो आ रहे हैं वाहन वगैरह उनको देख सकते हैं। तो उनमें कौन सा वाहन होता है ना? वाहनों के साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो उसे उत्तल लेंस दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र किस में बदलते हैं? जब क्या होता है दोस्तों, कोशिका का विभाजन होता है ना, उस समय गुणसूत्र बदलते हैं। वो किस में बदलते हैं दोस्तों? तो वो बदलते हैं क्रोमेटिड में। किसमें? क्रोमेटिड में दोस्तों है वो गुणसूत्र बदल जाते हैं। अगला सवाल है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, देखते हैं साइंस में आपने कितना कुछ पढ़ रखा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो प्यारे साथियों कौन सी होती है? जिसने भी क्लास को दोस्तों लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, बिल्कुल वो यहाँ पर आप सबका उत्तर आ चुका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, क्या बात है। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, जिसे क्या कहते हैं, एक सेल कहा जाता है। अगला सवाल पूछा है खसरा, है ना, खसरा का टीका किस नाम से दिया जाता है? डीपीटी के नाम से, बीसीजी के नाम से, एमएमआर के नाम से या ओपीवी के नाम से? बताओ, खसरा दोस्तों होता है ना, इसका टीका दिया जाता है वो किस नाम से दिया जाता है? खसरे का टीका दिया जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं एमएम के नाम से, एमएमआर के नाम से खसरा का टीका दिया जाता है। अगला है भारत में सम्मान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? साइंस से आपके परीक्षा में 5 प्रश्न आने वाले भाई साहब, विज्ञान से 5 प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यूसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है बताए क्या दोस्तों? यूसीसी की फुल फॉर्म है सम्मान नागरिक संहिता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा,
उत्तराखंड ऑप्शन आपका सही है। उत्तराखंड दोस्तों भारत का ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले दोस्तों यूसीसी को लागू किया है। अगला पूछा है पीएमई ड्राइव योजना का संबंध किसमें है? फटाफट कमेंट करेंगे। एक योजना दोस्तों है पीएमई ड्राइव, है ना। पीएमई ड्राइव योजना का संबंध किससे हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से। बिल्कुल, देखो यहाँ पर नाम आया ई ड्राइवर, तो वाहन तो इसमें आई गई, तो क्या उत्तर रहेगा? ये आपका सही है। अगला है 16 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? बताओ भाई, यहाँ पर कमेंट करेंगे कि 16 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 16 जनवरी को दिवस था, वो था लोकपाल दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों था? लोकपाल दिवस मनाया गया। अगला है देश के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट करेंगे, है ना। बिल्कुल, देश के दोस्तों नए सीएजी कौन बने? देश के नए सीएजी दोस्तों हैं वो नियुक्त हुए हैं, उनका नाम दोस्तों है के संजय मूर्ति। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। 22 नवंबर 2024 को केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल ने देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया है? यह सवाल करंट अफेयर्स के दोस्तों हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। डेट आपके सामने है। पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन दोस्तों है वो कहां पर किया गया है? सोनीपत में। सोनीपत है वो हरियाणा वगैरह इस क्षेत्र में, ठीक है ना। तो जो भी सोनीपत कमेंट कर रहा है, सोनीपत सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? बताओ भाई, राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन दोस्तों बने हैं वो कौन बने? राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन बने हैं वो है UR शाह। कौन? UR शाह। अगला है जैसलमेर जिले में किन 2 स्थलों पर गोडावन ब्रीडिंग सेंटर स्थापित हुए हैं? बताओ भाई, सरवाड़ी गोडावन पाया जाता है जैसलमेर में दोस्तों। अब ये करंट अफेयर में क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि जैसलमेर के किन 2 स्थानों पर गोडावन ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं? तो बिल्कुल ये जैसलमेर के स्थान दोस्तों हैं, उनका नाम है सम और रामदेवरा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला है 3 फरवरी 2024 को राज्यपाल ने किस वरिष्ठ एडवोकेट को राजस्थान का महाधिवक्ता नियुक्त किया है? बताओ, 3 फरवरी 2024 को दोस्तों राज्यपाल ने किस वरिष्ठ एडवोकेट को महाधिवक्ता नियुक्त किया है ना। राजस्थान का क्या किया है दोस्तों? महाधिवक्ता नियुक्त किया है। तो वो अपने कौन है दोस्तों? वो अपने हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ठीक है, अगला है राजस्थान के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट की स्थापना की जाएगी? बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की है वो स्थापना है वो की जाएगी। तो ये बिल्कुल जो आपकी स्थापना होगी दोस्तों, वो स्थापना कहां पर होगी? बिल्कुल ये स्थापना होगी जयपुर में। जयपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत राजस्थान के प्रथम, है ना, बच्चे के प्रसव पर सामान्य गर्भवती महिलाओं को कितना राशि वो दोस्तों बढ़ा दी गई है? फटाफट कमेंट करेंगे। जो दोस्तों क्या होता है, गर्भवती महिलाओं की दोस्तों क्या होती है? प्रथम प्रसव होता है ना, उस पर जो दोस्तों राशि दी जाती है वो राशि अब कितनी कर दी गई है? अब वो राशि दोस्तों है वो 6,500, मतलब 6,500 है वो कर दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? ये सवाल कंप्यूटर से पूछा भाई साहब। मैंने कहा था ना, साइंस आएगी, कंप्यूटर आएगा, करंट अफेयर आएगा, राज व्यवस्था करवाऊंगा, राजस्थान जीके पढ़ाऊंगा, हिंदी पढ़ाऊंगा। अब बचा क्या है? बच्चा ओनली फॉर गणित और इंग्लिश है, बाकी सब मैंने करवा दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर कमेंट करना, डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होता है? 100% दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले, बस हमारी क्लास में आपको डेली ज्वाइन होना है। ठीक है, तो वो होता है SSD या दोस्तों HDD। इसमें क्या होता है? डेटा को दोस्तों अपन लंबे समय तक और सही तरीके से संग्रहित कर सकते हैं। SSD दोस्तों होती है ना, या हार्ड डिस्क वगैरह होती है, इसमें दोस्तों डाटा है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। ठीक है, डिलीट वगैरह नहीं होता है। बाकी में क्या हो जाता है? क्रैश हो जाता है डाटा, पर इसमें नहीं होता है। अगला पूछा, फाइल सिस्टम किसका भाग होता है? फाइल सिस्टम होता है ये किसका भाग होता है? फाइल सिस्टम किसका भाग दोस्तों होता है? मेमोरी का भाग होता है। ठीक है, अगला पूछा है MS वर्ड में, है ना, थ्रोमस का प्रयोग किस लिए होता है? MS वर्ड से प्रश्न पूछा भाई साहब। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा
इस समानार्थी शब्द ढूंढने के लिए, किसके लिए दोस्तों, समानार्थी शब्द ढूंढने के लिए जीमेल किस कंपनी की सेवा है। जीमेल दोस्तों है ना, जीमेल भेजते हैं ना, तो जीमेल है वो किस कंपनी की दोस्तों है ना, वो अपनी सेवा है। जीमेल है वो दोस्तों गूगल की है, किसकी है दोस्तों, जीमेल है वो गूगल की सेवा है। अगला है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो किसे कहते हैं दोस्तों, रैम, एएलयू, सीपीयू, हार्ड डिस्क। कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है कंप्यूटर का दोस्तों, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है मेरे भाई। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर क्या कर रहे हैं यहाँ पर सी को कमेंट कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो ये आज की क्लास थी दोस्तों। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो बीएसटीसी कोर्स मात्र 666 में ऑफर चल रहा है, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी का कोर्स मात्र आज और कल के लिए है 449 में, ठीक है। और हाई कोर्ट का कोर्स आज के लिए 288 में। जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है कोर्स ज्वाइन कर लो दोस्तों। आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करना है। अगर दूसरे से पेमेंट करवाना इस नंबर पे क्या करें, कॉल या मैसेज करें। अब आपको एक काम करना है, इस क्लास के नीचे कमेंट करना है किस 87% में से कितने परसेंट आपके सही हुए, ठीक है। इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप खुद को मालूम लग जाएगा होगा कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। बाकी कमेंट करें कि ये क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है दोस्तों तो क्लास को लाइक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर है दोस्तों बिल्कुल अपना परिवार है वो बहुत जल्द दोस्तों 6 लाख का होने वाला है। इसलिए सभी सब्सक्राइब कर लो ताकि अपनी फैमिली है बहुत जल्दी क्या हो जाए, 6 लाख की हो जाए, ठीक है विद्यार्थियों। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।